Hello everyone, welcome to Vedic India Open Mock. Let us start with discussing the legal reasoning section of VMTC 2713. स्टार्ट करते हैं हम लोग पैसेज 1 के साथ. पैसेज 1 क्या डिस्कस कर रहा है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ऑल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. अब जो पहला पैसेज है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के टॉपिक से रिगार्डिंग है. ये लोग बोल रहे हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोला जाता है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जितना भी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है उसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोला जाता है. सबऑर्डिनेट मतलब सुपीरियर एक हो गया हमारा, उसका जो भी इंफीरियर पर्सन या फिर हम बोल सकते हैं एक नीचे की लेवल वाला पर्सन, उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोला जाता है. इज लॉ मेड बाय एनी पर्सन और अथॉरिटी अंडर द पावर ऑफ पार्लियामेंट. ये बोल रहे हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब ऐसा लॉ जो कि कोई भी है तो पर्सन ने बनाया, कोई भी अथॉरिटी ने, किसके अंडर में, उसको अगर पार्लियामेंट ने पावर दी है तो. अगर पार्लियामेंट ने पावर दी है और फिर कोई लॉ बनाया गया है तो वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन माना जाएगा. इट अलाउज द बॉडीज बीनीथ द प्राइमरी अथॉरिटी और लेजिस्लेचर टू मेक लॉज. मतलब कि एक तो हमारी मेन अथॉरिटी हो गई, और जो मेन अथॉरिटी के नीचे और दूसरी अथॉरिटीज है उनको पावर मिल जाती है लॉज बनाने के लिए. थर्ड थिंग इज पार्लियामेंट हैज फुल अथॉरिटी टू परमिट एनी पर्सन और अथॉरिटी टू मेक लेजिस्लेशन. साथ ही साथ में ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है. पार्लियामेंट चाहे, ये पार्लियामेंट वांट्स सो दे कैन परमिट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को या अन्य अथॉरिटी को, कि जिससे कि वो लेजिस्लेशन बना सके. इट एनेबल्स सच पर्सन और द अथॉरिटी टू प्रोवाइड मोर डिटेल टू द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. सो बेसिकली होता क्या है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया है लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, तो जो लोअर अथॉरिटीज है उनको पार्लियामेंट पावर दे देती है कि उनके जितने भी एक्ट्स वगैरह हैं उनको और डिटेल्ड अपने अकॉर्डिंग वो लोग कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवा सकते हैं. An act of parliament creates only a framework of a particular law which tends to outline the purpose of which it is created. ये बोल रहे हैं जो पार्लियामेंट का एक्ट है ना, वो सिर्फ एक फ्रेमवर्क रेडी करता है. एक लॉ का क्या पर्पस होना चाहिए, एक लॉ क्यों बनाया जा रहा है, सिर्फ वो एक फ्रेमवर्क रेडी करता है. उसका इंफीरियर है, दूसरी जो नीचे अथॉरिटीज है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज है, उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो उसको और ज्यादा डिटेल्ड कर सके. Important object of this is that any delegated legislation rules should only be for the purpose as laid down in the act. अब बोल रहे हैं आप सब कर सकते हो, आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग अगर पार्लियामेंट ने पावर दी है तो आप उसको और डिटेल्ड कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो. लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो एक्चुअल में पर्पस था ना उस एक्ट का, उसके अंडर में या उसके अकॉर्डेंस में ही आप चेंजेस कर सकते हो. इट ऑल्सो अलाउज द स्टेट गवर्नमेंट टू अमेंड द लॉस इफ देयर इज एनी नीड विदाउट वेटिंग फॉर द न्यू एक्ट टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट. और अगर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है पार्लियामेंट की साइड से, तो स्टेट गवर्नमेंट वेट नहीं करेगा कि अभी एक्ट में कोई चेंजेस आएंगे, उससे पहले ही वो चाहे तो उस एक्ट में अमेंडमेंट कुछ ना कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. 3 तरीके के डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं: स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इन काउंसिल एंड बायलॉज. अब स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो कि गवर्नमेंट की साइड से किए जाते हैं, और बायलॉज मतलब जो लोकल अथॉरिटीज की साइड से चेंजेस किए गए हैं या और डिटेल्ड वर्जन प्रोवाइड किया गया है, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से अप्रूवल लेना जरूरी है. आगे देखते हैं. नेक्स्ट पैसेज डिस्कसिंग लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इज वेरी स्लो. ये बोल रहा है जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, जिस टाइप से लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में, वो बहुत ज्यादा स्लो है. पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेलिब्रेट सोच विचार कर सके, डिबेट कर सके सारे टॉपिक्स पे. इसी कारण से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो रूल्स को या लॉस को रैपिडली बनाने में हेल्प करता है, जल्दी से उसको और डिटेल बनाने में हेल्प करता है. It is also believed that members of parliament do not possess the technical ability which is required to make laws. ये बोल रहे हैं कि टेक्निकल एबिलिटी जरूरी है, एक ग्राउंड लेवल रिपोर्ट जरूरी है. हो सकता है बहुत बार पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास वो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट ना हो, टेक्निकल एबिलिटी ना हो. इसी कारण से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को वैलिड बनाने के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होना जरूरी है. अगर कोई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने कोई लेजिस्लेशन बना भी दिया है, कोई चेंजेस कर भी दिए, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है जब जाके वो लेजिस्लेशन को या कुछ अमेंडमेंट्स को वैलिड माना जाएगा. एक केस है केन चंद्रभान्स केस. बोला गया था कि डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन मस्ट बी रीजनेबल एंड शुड नॉट सफर फ्रॉम एनी आर्बिट्ररीनेस. कि आपको अगर डेलीगेशन करना भी है तो बहुत ही रीजनेबल होना चाहिए, मतलब अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए. दूसरा, आर्बिट्ररीनेस, तानाशाही, मतलब आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए. उसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, वैलिड रीजंस, आपको वैलिड रीजंस बताने पड़ेंगे किस कारण से आप लेजिस्लेशन को डेलीगेट कर रहे हो. इट शुड प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ. अब जो रूल ऑफ लॉ मतलब कि लॉ से बढ़कर कोई भी नहीं है, लॉ के सामने सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करना है. तो जो रूल ऑफ लॉ है, जो एक्चुअल लॉ एग्जिस्ट करता है, उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है. कोई भी लेजिस्लेशन रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता है. दोज रूल्स विच वायलेट्स द पेरेंट एक्ट और एनी अदर स्टैट्यूट विल बी ट्रीटेड एज इलीगल एंड वॉइड. अब पेरेंट एक्ट का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल में एक्ट पार्लियामेंट की साइड से पास किया गया था जिसमें आप चेंजेस करना चाहते हो, तो अब पार्लियामेंट का जो एक्चुअल में पेरेंट एक्ट है ना,
उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, उसको वायलेट नहीं कर सकते, ना ही कोई और स्टैट्यूट को वायलेट कर सकते हो। अगर आप कर भी देते हो तो फिर जो नया आपने लेजिस्लेशन बनाया है या जो भी अमेंडमेंट्स किए हैं वो हमारे इलीगल और वॉइड हो जाएंगे। दूसरा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मेड विथ मेलाफाइड इंटेंशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड इलीगल। साथ ही साथ में जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन गलत इंटेंशन से, इविल इंटेंशन के साथ अगर डेलीगेट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं तो वो भी हमारे इलीगल माने जाएंगे। इफ अ लॉ और रूल इज सोनली डिजाइंड टू बेनिफिट अ स्पेसिफिक एंटिटी, अगर कोई लॉ या रूल है जिसको सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन या एंटिटी को बेनिफिट करने के लिए बनाया गया है और पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो उसको भी हम क्या माना जाएगा कि ऐसा लॉ भी या लेजिस्लेशन भी मेलाफाइड इविल इंटेंशन के साथ बनाया गया है। चेक करते हैं आगे क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, वो एम्पावर करता है स्टेट फॉरेस्ट अथॉरिटीज को कि वो चाहे तो रेगुलेट कर सकते हैं फॉरेस्ट और कुछ मैंडेट पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ रूल्स को, किसके साथ, वैलिड रीजंस के साथ। अब जो पंजाब फॉरेस्ट अथॉरिटीज है उसने 6 मंथ का बैन लगा दिया फॉरेस्ट एक्सेस पे। ऐसे जो भी लोग हैं, सारे जो भी लोग फॉरेस्ट में जाते हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया, कोई रीजंस नहीं दिया। अब एक्चुअल में पेरेंट एक्ट क्या बोल रहा था, वैलिड रीजंस देने जरूरी है, यहाँ पर रीजंस नहीं लगाए गए। फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन्होंने अपोज किया और डिमांड किया रीजंस एक्ट के अकॉर्डेंस में, अथॉरिटीज ने रीजंस देने से वो कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। डिस्कस डिसाइड वेदर सच रूल्स आर वैलिड और नॉट, हमको ये डिस्कस करना है, डिसाइड करना है क्या ये रूल्स वैलिड है या नहीं। पेरेंट एक्ट क्लियरली बोल रहा था कि वैलिड रीजंस के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैलिड रीजंस प्रोवाइड नहीं करवाए गए, और क्योंकि वैलिड रीजंस प्रोवाइड नहीं करवाए इसी कारण से ये जो एक्ट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नो वाला। तो यस वाला ऑप्शन हमारा पहले तो एलिमिनेट हो जाएंगे। ए और सी बचते हैं। ए क्या बोल रहा है, नो द रूल्स आर नॉट वैलिड एज इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द डेली लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स। अब देखो डेली लाइफ जरूर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ट्राइबल्स की, लेकिन ऐसा उनकी एंट्री को बैन कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी कहीं ना कहीं जो पेरेंट एक्ट का ऑब्जेक्टिव था उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसी कारण से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सी क्या बोल रहा है, नो द रूल्स आर नॉट वैलिड एज द रूल सफर्स फ्रॉम आर्बिट्रेरीनेस। अब एक्चुअल में रीजन क्या था हमारा नो पे आने के लिए, कि क्योंकि सर रीजंस प्रोवाइड नहीं करवाए, और जब रीजंस प्रोवाइड नहीं करवाए इसका मतलब क्या है कि आर्बिट्ररी ऑर्डर है, इसी कारण से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। अज्यूम करो प्रीवियस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, कि एक सब्सिक्वेंट नेशनल पार्क एक्ट पास किया गया है और उसने ओवरराइड कर दिया है कि जो फॉरेस्ट अथॉरिटी की जो पावर थी ना फॉरेस्ट राइट एक्ट के अकॉर्डिंग, उसको ओवरराइड कर दिया है कि अब वो रूल्स नहीं बना सकते नेशनल पार्क एरियाज के लिए। लेकिन अभी रिसेंटली एक अथॉरिटी ने फॉरेस्ट राइट एक्ट रूल्स बनाए नेशनल पार्क फॉरेस्ट एरिया के लिए। अब हमको डिसाइड करना है कि क्या ये वैलिड है या नहीं। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जब एक एक्ट ने ऑलरेडी ओवरराइड कर दिया है तो आप किसी भी स्टैट्यूट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर आप स्टैट्यूट के अगेंस्ट जाते हो तो वो आपका जो भी नया अमेंडमेंट या लेजिस्लेशन है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा और इलीगल हो जाएगा। इसी कारण से वैलिड वाले जो ऑप्शन है वो हमारे बी और डी क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। बचता है ए और सी। ए बोल रहा है रूल्स आर वॉइड एज देयर इज मेलाफाइड इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटी। ये बोल रही है क्योंकि मेलाफाइड इंटेंशन है। अब एक्चुअल में क्या है ना कि मेलाफाइड इंटेंशन मतलब इविल इंटेंशन, लेकिन यहाँ पर कोई इविल इंटेंशन शो नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई स्पेसिफिक एंटिटी को फेवर कर रहे हैं, इसी कारण से ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सी देखते हैं, रूल्स आर वॉइड एज इट इज इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ अनदर स्टैट्यूट। रूल्स वॉइड एक्चुअल में क्यों है, क्योंकि एक दूसरे स्टैट्यूट के अगेंस्ट जा रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं, इसी कारण से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है, पहला टू सब्स्टिट्यूट द लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंटायरली। अब क्या पूरी तरीके सब्स्टिट्यूट करना है क्या, नहीं, बल्कि जो पार्लियामेंट हमको एक फ्रेमवर्क बना के देती है उसको और ज्यादा डिटेल्ड डिफाइन करना है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। बी टू प्रोवाइड डिटेल्ड रूल्स विद इन पेरेंट एक्ट फ्रेमवर्क, कि भैया जो पेरेंट एक्ट का फ्रेमवर्क है उसके अंदर अंदर रहते ही हमको और उसको डिटेल करना है या डिटेलिंग करनी है, इसी कारण से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। सी टू अलाउ लोकल अथॉरिटीज टू ओवरराइड पार्लियामेंट। क्या डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस लोकल अथॉरिटीज को ओवरराइड करने की पावर दे रहा था क्या, नहीं, बल्कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया है अगर उसमें कुछ डिटेल्ड करना है, आपको डिटेलिंग करनी है या कुछ नए रूल सेट करना है, सिर्फ उसकी पावर दे रहा है, ओवरराइड करने की नहीं दे रहा है, इसी कारण सी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी टू स्पीड अप पार्लियामेंट्री डिबेट्स। क्या पार्लियामेंट्री डिबेट्स को स्पीड अप करना है क्या, तो आंसर इज वापस से नो। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 56। गवर्नमेंट इनेक्टेड अ लॉ एम्पावरिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। गवर्नमेंट ने एक लॉ इनेक्ट किया जिसमें उन्होंने पावर दी गई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को टू फ्रेम फर्टिलाइजर टेंडर रूल्स फेवरिंग फार्मर्स। उन्होंने बोला कि आप एक टेंडर रूल्स बनाओ जिसमें फार्मर्स को फेवर कर रहे हो। अब डिस्ट्रिक्ट जो है ढिंडोरे उनकी डीएम ने फ्रेम करे रूल्स, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने रिलेटिव विधान को टेंडर जितवा दिया। अब विधान अब सप्लाई कर रहा है फर्टिलाइजर ज्यादा कॉस्ट पे टू फार्मर्स,
अब एक्चुअल में बोला क्या था कि फार्मर्स को हेल्प होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ज्यादा कॉस्ट पे करवाया जा रहा है। अब हमको वैलिडिटी, तो क्या ये रूल्स वैलिड माने जाएंगे क्या? अब देखो स्पेसिफिक एंटिटी को अगर आप अलग से फेवर करोगे तो फिर वो रूल्स को ये माना जाएगा कि मेलाफाइड इंटेंशन के साथ बनाया जा रहा है। इसी कारण से रूल्स क्या हो जाएंगे? इनवैलिड। तो रूल्स इज वैलिड वाला ऑप्शन पहले तो हम क्या कर लेंगे? एलिमिनेट कर लेंगे। बचता है बी, ए और सी। ए क्या बोल रहा है? रूल इज इलीगल एज इट इज वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब पूरे पैसेज में फंडामेंटल पॉलिसी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है, कि इंडिया की फंडामेंटल पॉलिसी के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया गया है। इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। बचेगा ऑप्शन सी कि रूल इनवैलिड है, क्योंकि जो डीएम है ना, उसने जो रूल्स बनाए हैं वो मेलाफाइड इंटेंशन के साथ है। पैसेज क्लियरली क्या बोल रहा था कि अगर स्पेसिफिक एंटिटी को फेवर करते हो तो ये माना जाएगा कि जो आपने रूल बनाया है या जो भी एक्ट पास किया है वो आपने मेलाफाइड इंटेंशन के साथ पास किया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑफ इंदौर, उनके लिए अपनी पावर्स ड्रॉ करी कहां से? म्युनिसिपैलिटी एक्ट से। उन्होंने नए रूल्स लाए टू चार्ज अ फाइन ऑफ ₹1000 ऑन एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग। अगर कोई भी पर्सन प्लास्टिक बैग यूज करते हुए पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट क्या लगाया जाएगा? ₹1000 का फाइन लगाया जाएगा। एक्ट ऑथराइजेस द म्युनिसिपल अथॉरिटीज टू मेक रूल्स ओनली फॉर कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वेस्ट। अब जो एक्ट है ना, लेकिन वो तो एक्चुअल में क्या ऑथराइज कर रहा है म्युनिसिपल अथॉरिटीज को कि आप सिर्फ रूल्स बना सकते हो किसके लिए? कलेक्शन के लिए और स्टोरेज ऑफ वेस्ट के लिए। अब लेकिन इनने रूल किसके लिए बना दिया? फाइन लगाने के लिए, जो कि इनको अलाउड ही नहीं था। और जबकि इनको फाइन लगाना अलाउड नहीं था तो क्या इस रूल को वैलिड माना जाएगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि आप ओवरराइड नहीं कर सकते। इसी कारण से रूल इज इनवैलिड। अब रूल इज वैलिड वाले ऑप्शन दोनों क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट। बचता है सी और डी। सी क्या बोल रहा है? रूल इज इनवैलिड एज इट इज इन वायलेशन ऑफ द पेरेंट एक्ट। तो रीजन भी यही है, क्योंकि पेरेंट एक्ट के अगेंस्ट है, पेरेंट एक्ट को वायलेट कर रहा है। इसी कारण से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। डी क्या बोल रहा है? एक्ट इज इनवैलिड एज द फाइन ऑफ ₹1000 इज वेरी हैवी। अब फाइन ऑफ जो ₹1000 है वो बहुत ज्यादा हैवी है, वो बहुत ही ज्यादा है। इससे हमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, क्योंकि पैसेज में कुछ भी ये नहीं बोला कि आपको लिमिट सेट करनी पड़ेगी, बल्कि पैसेज ये बोल रहा है वायलेट नहीं कर सकते। तो हमारा ज्यादा कंसिस्टेंट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 चेक करते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन स्टेटमेंट क्या डिस्कस कर रही है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अलाउज स्टेट गवर्नमेंट टू अमेंड द लॉज इफ देयर इज एनी नीड विदाउट वेटिंग फॉर द न्यू एक्ट। मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या अलाउ कर रही है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो चाहे तो लॉज को अमेंड कर सकती है अगर कोई भी नीड है तो, और वो उसके लिए उसको वेट नहीं करना न्यू एक्ट की पार्लियामेंट पास करे उसके बाद वो करे। पैसेज भी यही डिस्कस कर रहा था। पैसेज क्या डिस्कस कर रहा था कि पार्लियामेंट की परमिशन के बिना भी, वेट किए बिना भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अमेंड कर सकती है। इसलिए असर्शन क्या हो जाएगी? बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। रीजन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मेड विद मेलाफाइड इंटेंशन इज कंसीडर्ड इलीगल। पैसेज भी यही बोल रहा था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मेलाफाइड इंटेंशन के साथ दिया गया है तो फिर वो इलीगल माना जाएगा, क्योंकि अगर लॉ या रूल सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक एंटिटी को बेनिफिट करता है तो वो फिर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है एंड इट कैन बी परसीव्ड टू हैव मेलाफाइड इंटेंशन। बिल्कुल ये माना जा सकता है कि वो मेलाफाइड इंटेंशन के साथ था। इस कारण से जो रीजन आर है वो वापस से क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। लेकिन असर्शन और रीजन दोनों डिफरेंट है, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए, सी और डी हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। पैसेज नंबर 2 आ गया। एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग है पैसेज। पैसेज 2 क्या डिस्कस कर रहा है? एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाया 10th शेड्यूल। कि 10th शेड्यूल के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में। इसका पर्पस क्या था? टू चेक इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट फ्लोर क्रॉसिंग lured by money, ministerial worth, threat, or a combination of three. Legislators were regularly switching party affiliations in the house. अब हो क्या रहा था कि कहीं किसी लेजिस्लेटर को या तो पैसे मिल जा रहे थे या उनका कुछ ग्रुप बन जा रहा था या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से बार बार लेजिस्लेटर्स अपनी पार्टी चेंज कर रहे थे। और क्योंकि पार्टी को चेंज कर रहे थे तो बार बार जो मेजोरिटी, ऐसा बोला जाता है ना कि सीएम कौन बनेगा? जिसके पास मेजोरिटी ऑफ द एमएलएज होंगे। अब कुछ एमएलएज आज इस पार्टी में जा रहे हैं, कल उस पार्टी में जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा था ना कि कोई भी पर्सन पावर में नहीं रह पा रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। इसी कारण से इसको रोक लगाने के लिए 10th शेड्यूल आया, जिसने बोला कि अगर कोई भी लेजिस्लेटर अपनी पार्टी विप, अपने पार्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट जाता है या पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ता है तो फिर उसको हाउस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। While on the one hand, this empowered party leadership against the legislative background. अब सबसे पहले तो उसने क्या एम्पावर करा? पार्टी की लीडरशिप, की लीडर की बात माननी पड़ेगी। दूसरा चीज क्या करा इसने?
weaken the prospect of intra-party dissent. The 10th schedule viewed this as an acceptable compromise. अब देखो, एक साइड तो आपने लीडर की पावर को स्ट्रॉन्ग कर दिया और ज्यादा, लेकिन आपने जो इंट्रा पार्टी डिसेंट, हो सकता है ना पार्टी के मेंबर्स में आपस में कुछ मतभेद हो जाए, आपस में किसी चीज पे उनकी सहमति ना बन पाए, उसको कहीं ना कहीं क्या कर दिया आपने, कॉम्प्रोमाइज कर दिया। लेकिन 10th शेड्यूल के टाइम पे क्या बोला गया कि नहीं, ये एक्सेप्टेबल है इतना कॉम्प्रोमाइज तो, लेकिन आप पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। In the matters of anti-defection, the decision for the disqualification of defecting legislators lies fully and finally with the speaker. अब ये बोल रहे हैं अगर ऐसा कोई इशू आता है एंटी डिफेक्शन का, एंटी डिफेक्शन मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर या कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा अलग से कुछ नहीं लिखा है, तो हम ये मानते हैं कोई भी अगर पर्सन जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कोई भी, अगर वो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाता है तो उसको हाउस से क्या कर दिया जाएगा, उसको हाउस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसकी जो पूरा डिसीजन है वो सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, उसका फुली एंड फाइनली उसकी पावर होगी स्पीकर के पास। आप इसको चैलेंज कर सकते हो, बिल्कुल चैलेंज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही ग्राउंड है, वो चैलेंजिंग का ग्राउंड क्या है, मेलाफाइड इंटेंशन की। भैया जो डिसीजन मेरे अगेंस्ट दिया गया है वो बैड इंटेंशन से दिया गया है, इविल इंटेंशन से दिया गया है, अगर आप ये प्रूव कर सकते हो तो आप इसको ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो। फास्ट फॉरवर्डिंग 40 इयर्स टू द प्रेजेंट डे, अब 40 साल में अपन आज प्रेजेंट डे पे आते हैं। अब ये हम देख रहे हैं कि जो 10th शेड्यूल है ना वो बहुत ज्यादा पैची रहा है, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ही रहा है, इससे कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। इसके आने के बाद भी बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे हैं गवर्नमेंट में जहाँ पे जो भी पार्टी के मेंबर्स हैं या जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चेंज किए हैं, और ऐसे टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का लोग बोल रहे हैं रोल बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे जहां पर बीच टर्म में, बीच रास्ते में बोल सकते हैं 5 साल का टर्म है तो बीच टर्म में पार्टीज के कुछ मेंबर्स दूसरी पार्टीज में चले जाते हैं, और इसी कारण से ऐसे टाइम में सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल माना गया है। कोर्ट को एडजुडिकेट करना है एक्शंस ऑफ अ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, जैसे गवर्नर, स्पीकर, लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, बहुत सारे हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ही डूबियसली कंफ्यूजिंगली काम किया है। बट इट मस्ट मेंटेन एन इंस्टीट्यूशनल आर्म्स लेंथ फ्रॉम द पॉलिटिकल एक्टर्स एंड एडजुडिकेट अकॉर्डिंग टू लीगैलिटीज, मतलब उनको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करना है, लीगैलिटीज के अकॉर्डिंग। अगर कुछ चीज इलीगल है तो ही वो इसमें इंटरफेरेंस करें, नहीं तो वो इंटरफेरेंस ना करे, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टर्स भी एंटी डिफेक्शन केसेस में उनकी लीगैलिटी को अंडरमाइन करने के लिए बहुत ही ज्यादा अपना बेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। चेक करते हैं क्वेश्चन 59 क्या बोल रहा है। विधि मेंबर है पार्लियामेंट की जिन्होंने कंटेस्ट किया है पब्लिक पार्टी से और उन्होंने अपना सिक्योर किया है वोट फॉर द प्रेजेंट पोस्ट। एक दिन उनको बुलाया गया सीनियर लीडर की साइड से उनकी पार्टी के, और उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनकी बेइज्जती की गई बहुत सारे दूसरे और लोगों के बीच में, और कुछ फ्यू पुलिस ऑफिसर्स भी थे। इससे अग्रीव होने के, इससे दुखी होकर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के चली जाएंगी। व्हाट शुड बी द लीगल कॉन्सिक्वेंस। अब अगर बीच में कोई पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के जाता है तो उसका लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए, क्या उसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए या नहीं। पैसेज बहुत क्लियरली बोल रहा है कि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हो तो आपको हाउस से क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसी कारण से अब ऐसा कुछ बोला नहीं है कि अगर ह्यूमिलिएशन है तो फिर वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ऐसा कोई रीजन नहीं दिया है। अगर आपने पार्टी चेंज करी तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन पक्का है, तो इसी कारण से विधि को क्या कर देना चाहिए, डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो शुड नॉट फेस एनी डिस्क्वालिफिकेशन वाला एलिमिनेट कर देंगे, शुड बी अलाउड वाला जिसको हम एलिमिनेट कर देंगे। बी और डी बचता है। डी क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट शुड डिसाइड वेदर विधि's डिफेक्शन इज जस्टिफिएबल। अब सुप्रीम कोर्ट के पास तो ऑप्शन कब आएगा, जब विधि अपील करेगी और विधि ये प्रूव करेगी मेलाफाइड इंटेंशन था या नहीं। उससे पहले तो स्पीकर के पास ही ये पूरी पावर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो गया। बचेगा बी कि उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए विधि को अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ फॉर लीविंग हर पार्टी, क्योंकि उसने पार्टी को छोड़ा है, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग विधि को भी डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इन एन ऑनगोइंग पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, जो अभी एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चल रही है, डिबेट चल रही है, अ ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर्स है रूलिंग पार्टी की साइड से, उन्होंने रिवील कर दिया किसके अगेंस्ट, पार्टी लीडर के अगेंस्ट। वो पार्टी लीडर के अगेंस्ट चले गए, विधान एंड पार्टी। अब विधा जो है वो स्पीकर थी उस टाइम पे, उन्होंने डिस्क्वालीफाई करा रेबल लेजिस्लेटर्स को, क्योंकि जो प्रिस्क्राइब लीगल ग्राउंड्स होने चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, अगर आप एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, इसका अकॉर्डिंग इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। हाउ कैन द सुप्रीम कोर्ट हैंडल दिस सिचुएशन बेस्ड ऑन लीगल प्रिंसिपल। अब सुप्रीम कोर्ट कैसे हैंडल कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही केस में कर सकती है, वो कौन सा है, मेलाफाइड इंटेंशन। हमको यही ऑप्शन चेक करना है। पहला क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन इन द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर अंटिल देयर इज मेलाफाइड इंटेंशन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, कि भैया सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। कब तक इंटरवीन नहीं कर सकता, जब तक कि मेलाफाइड इंटेंशन नहीं दिखा दिया जाए। इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
बी, सी और डी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, प्रिंसिपल फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, 10th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर अगर कोई भी किसी भी पार्टी को बिलोंग करता है उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा डिफेक्शन के लिए। किस टाइम पे नहीं किया जाएगा, अगर वो अपने साथ एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर को लेकर, वो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर को लेकर एक रेजोल्यूशन पास करता है लेजिस्लेचर में कि हमको मर्ज करना है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। अगर ऐसा कोई क्लेम होता है, ऐसा कुछ होता है, तो ऐसे मर्जर्स में वहां पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन से सिनेरियो में से ये प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है कि मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ए, पार्टी पी के पास 20 एमएलए है, 8 एमएलए मर्ज करते हैं पॉलिटिकल क्यू के साथ, ठीक है ना, 20 का 1/3 कितना हो गया, 7 समथिंग, तो 8 इससे ज्यादा हो गए। दे वोट अगेंस्ट पार्टी पी वे, वो पी के अगेंस्ट वोट कर देते हैं। पैसेज में प्रिंसिपल क्या बोल रहा था, 30% से ऊपर होने चाहिए 1/3, 1/3 मतलब, तो 1/3 कितना होना चाहिए, 7 से ऊपर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। बी, आर के पास 15 एमएलए है, 15 का 1/3 कितना होता है 5, 4 एमएलए ने मर्जर क्लेम किया, मतलब 5 से या 5 से ऊपर होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। टी के पास 30 एमएलए है, 5 एमएलए मर्ज कर रहे हैं, अब 30 एमएलए मतलब 1/3 मतलब 10 एमएलए होने चाहिए एटलीस्ट, लेकिन 5 ही कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। डी, पार्टी वी हैज 10 एमएलए, 2 एमएलए, अब 10 का 1/3 कितना हो गया, एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए, यहाँ पे 2 ही हो रहे हैं, तो इसी कारण से ऑप्शन डी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 चेक करते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। प्रिंसिपल डिस्कस क्या कर रहा है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है लेजिस्लेटिव हाउस के, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं 6 मंथ्स के बाद फ्रॉम टेकिंग देयर सीट। तो फैक्ट है कि नॉमिनेटेड एमएलए वियान कुमार है, उनको अपॉइंट किया गया था मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में जनवरी 19 2026 को। उन्होंने अपनी सीट कब ली, जनवरी 25 को। अगस्त 15 में 2026 में उन्होंने पब्लिकली ज्वाइन की पार्टी ग्रीन इंडोर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पॉइंट इज कि जनवरी 25 से कहाँ आता है हमारा अगस्त 15, अगस्त 15 मतलब कि 6 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं। 6 मंथ के बाद आप दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अगर हम पैसेज में आगे दूसरा क्वेश्चन देखें, व्हाट इज अ लीगल आउटकम, तो सिंपल सा पॉइंट क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, वियान कुमार को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वियान कुमार के डिस्क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन किसमें क्या पेटिशन डिसमिस होगी, तो आंसर इज इनकरेक्ट। नो डिस्क्वालिफिकेशन, वापस से बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। वियान रिमेन्स क्वालिफाइड, वियान क्वालिफाई नहीं होगा क्योंकि 6 महीने के बाद अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बचेगा डी कि स्पीकर डिस्क्वालीफाइज वियान कुमार एज ही ज्वाइन पार्टी ग्रीन ओवर 6 मंथ्स आफ्टर टेकिंग सीट। सीट लेने के 6 महीने बाद उन्होंने ज्वाइन किया था पार्टी ग्रीन, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। 10th शेड्यूल फाइनल अथॉरिटी वेस्ट करता है डिस्क्वालिफिकेशन मैटर्स पे विद द स्पीकर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ मेलाफाइड इंटेंशन, कि सिर्फ मेलाफाइड इंटेंशन के बेसिस पर ही आप जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं। तो ये हमारा पैसेज के अकॉर्डिंग करेक्ट है कि इसके अलावा आप जुडिशियल रिव्यू पे नहीं जा सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू नहीं करवा पाते। असर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू। रीजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन इज नॉट क्रूशियल इन केसेस वेयर स्पीकर्स, गवर्नर्स एंड लेजिस्लेटर्स हैव एक्टेड डूबियसली। अब पैसेज के अकॉर्डिंग एक्चुअल में क्रूशियल है सुप्रीम कोर्ट का रूल, और यहाँ पे क्या बोला गया, अपोजिट इज नॉट क्रूशियल। तो रीजन क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज इनकरेक्ट, हमको ये देखना है तो ऑप्शन सी में है। तो ए, बी और डी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। एंटी डिफेक्शन लॉ को एस्टेब्लिश किया गया था जिससे कि वो जो बार बार फ्रीक्वेंट पार्टी स्विचिंग होती है उसको कर्व कर सके, रोक लगा सके लेजिस्लेटर्स में। अब क्या चैलेंजेस आ रहे हैं अभी, जिसमें कि रिसेंट इंस्टेंसेस देखे गए हैं जिसमें पार्टी में डिफेक्शन हो रहा है बार बार और इस इफेक्टिवनेस को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पहला, जुडिशियल इंटरफेरेंस इन लेजिस्लेटिव। पैसेज के अकॉर्डिंग कहीं भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं बताई गई है कि जुडिशियल इंटरफेरेंस की वजह से, कि जुडिशरी बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है, इसी कारण से ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। जुडिशरीज इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स, वापस से पैसेज में कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया है जुडिशरी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रही है, इसी रीजन से ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। पॉलिटिकल टर्मोइल इन गवर्नेंस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी डिफेक्शन प्रोविजन। हाँ, ये पैसेज में दिया गया गवर्नेंस में भैया पॉलिटिकल टर्मोइल है, वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इस कारण से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और डी हमारा वापस से इनकरेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पैसेज 3 आ गया हमारा। पैसेज 3 क्या डिस्कस कर रहा है,
लैटिन मैक्सिम है उबी जस एबी रेमिडियम, एक लैटिन मैक्सिम है उबी जस एबी रेमिडियम। ये सिंपली क्या स्टेट करता है कि अगर कोई भी एक रॉन्ग है जो कि कमिट किया गया है, लॉ उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड करेगा। किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कुछ गलत होता है तो उसके लिए लॉ में रेमेडी दी गई है। It shall also be described as the principle that no wrong should be allowed to go without any compensation। साथ ही साथ में क्या एक और चीज डिस्क्राइब की गई है कि कोई भी रॉन्ग अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो बिना कंपनसेशन के चले जाए, इवन इफ इट कैन बी रिड्रेस्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। कोई भी रॉन्ग अगर कोर्ट ऑफ लॉ की साइड से रिड्रेस किया जा सकता है, वहां पर ले जाया जा सकता है, तो बिना कंपनसेशन के नहीं जाना चाहिए। अगर किसी के साथ रॉन्ग किया है तो उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग रॉन्ग एक्शंस आर दोज व्हिच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब क्या चीज रॉन्ग है क्या चीज राइट है, ये लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि कोई भी चीज या कोई भी एक्ट लॉ की साइड से प्रोहिबिटेड है, लॉ अगर प्रोहिबिट कर रहा है तो हम उसको क्या मान के चलेंगे कि वो सारे एक्शंस रॉन्ग एक्शंस है। व्हेन अ पर्सनस राइट इज डिनाइड, और अगर किसी टाइम पे पर्सन के राइट को डिनाई किया गया है, लॉ उसको एक रेमेडी प्रोवाइड करवाती है एक्शन के लिए कि इसको एनफोर्स करवा सके। दस दिस इज टू अ रेमेडी इंक्लूड्स अ राइट ऑफ एक्शन। इसलिए दिस राइट टू अ रेमेडी मतलब ये जो रेमेडी का राइट है इसमें ये भी आप एक्शन भी ले सकते हो किसी पर्सन के अगेंस्ट। लॉ ऑफ टॉट इज अ डेवलपमेंट ऑफ दिस लैटिन मैक्सिम। अब जो लॉ ऑफ टॉट है ना वो कहीं ना कहीं जो लैटिन मैक्सिम है ओबी जस एबी रेमेडियम, इसका क्या है डेवलपमेंट है। टर्म जस इन द मैक्सिम, अब जो जस वर्ड दिया गया है ना जस, इसका मतलब क्या है लीगल अथॉरिटी टू डू समथिंग और डिमांड समथिंग। वेयर इज द टर्म रेमिडियम, रेमिडियम का मतलब राइट ऑफ अ पर्सन टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द रॉन्ग डन टू हिम। उससे राइट है कि उसके साथ जो गलत हो गया है उस गलत या उस रॉन्ग को लेकर वो कोर्ट अप्रोच कर सकता है। इट हैज टू बी नोटेड दैट द मैक्सिम अप्लाइज ओनली टू द केसेस वेयर अ लीगल रॉन्ग हैज बीन डन टू अ पर्सन एंड नॉट फॉर द मॉरल और पॉलिटिकल रॉन्ग। ये बोल रहे ये राइट कब एक्सरसाइज कर सकते हैं या ये मैक्सिम कब ऑपरेट करेगी जब एक्चुअल में किसी पर्सन के साथ लीगल रॉन्ग कमिट किया गया। ऐसा नहीं कि कोई मॉरल रॉन्ग हो गया या कोई पॉलिटिकल रॉन्ग हो गया उसकी वजह से आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट जाने के लिए जरूरी क्या है लीगल रॉन्ग कमिट होना चाहिए। लीगल रॉन्ग कब कमिट होगा जब आपका कोई लीगल राइट होगा जिसको किसी आपको मना कर दिया गया है, आपके साथ कुछ गलत कर दिया गया है, ऐसे केस में आप कोर्ट जा सकते हो। ऑल्दो द मैक्सिम denotes that every wrong has equity of remedy provided by law। ये बोल रहा है वैसे तो ये मैक्सिम ये डिनोट कर रहा है सारे रॉन्ग के लिए कुछ इक्विटी को समानता है जो कि एक रेमेडी प्रोवाइड करवाती है लॉ की साइड से। इट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू ब्रीच ऑफ मैरिज वाउस, लेकिन ये किस चीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा मैरिज वाउस पे। दूसरा पर्सनल कमिटमेंट पे, अगर आपने किसी को पर्सनल कमिटमेंट दे दिया गया है लेकिन बिना किसी कंसिडरेशन, क्योंकि ये ऐसी जगह पे अप्लाई नहीं होता जहां पर कोई लीगल इंजरी या फिर लीगल डैमेज नहीं है। क्योंकि अगर कंसिडरेशन नहीं दी तो कोई भी लॉस आपने किसी पर्सन को कोई भी लॉस नहीं प्रोवाइड करवाया, और जब लॉस प्रोवाइड नहीं करवाया है मतलब लीगल रॉन्ग नहीं हुआ है। जब लीगल रॉन्ग नहीं हुआ है तो वहां पर हम रेमेडी प्रोवाइड नहीं करवा सकते। नेक्स्ट पैसेज बोल रहे हैं भीम सिंह का केस डिस्कस कर रहे हैं। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पेटिशनर जो है जिसने पेटिशन फाइल करी थी वो एमएलए थे जम्मू एंड कश्मीर के। पार्लियामेंट्री असेंबली में जा रहे थे, जब वो अपने जब रास्ते में थे पार्लियामेंट्री सेशन के लिए तो उनको रॉन्गफुली अरेस्ट कर लिया गया पुलिस ऑफिसर की साइड से और उनको पार्लियामेंट जाने से प्रोसीडिंग जाने से रोक दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि डिफेंडेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल एंड अवॉर्डेड ₹50,000। उन्होंने बोला जो डिफेंडेंट है उन्होंने गलत किया और इसी कारण से क्योंकि उनका राइट था सेशन अटेंड करना, उनका राइट था, उनको आपने रोका गया तो ये आपने उनके साथ गलत किया, उनका राइट को इन्फ्रिंज किया है। और जब उनके राइट को इन्फ्रिंज किया तो उनको कंपनसेशन दिया गया 50,000 का पेटिशनर को। शिव कुमार चड्डा वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर कहीं पर भी स्टैट्यूटरी इनेक्टमेंट होता है और वो कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ राइट्स और लाइबिलिटीज क्रिएट कर देता है, मतलब कि राइट्स तो बना दिए क्या लाइबिलिटीज होनी चाहिए ये बना दिया, लेकिन कोई कंपनसेशन नहीं बताया, रेमेडी नहीं बताई। और अगर कोई ऐसे पर्सन कंप्लेन करता है उसके राइट की, उसका राइट वायलेट हुआ है, रॉन्गली अफेक्ट हुआ है, तो ऐसा पर्सन सिविल कोर्ट अप्रोच कर सकता है, क्योंकि जहां भी राइट है वहां रेमेडी जरूरी है। इन द केस ऑफ एचवी वर्सेस राइट, अब एचवी वर्सेस राइट वाले केस में क्या हुआ था कि एचवी वाज अ क्वालिफाइड वोटर, ये क्वालिफाइड वोटर था लेकिन उसको वोट देने जाने से रोक लगा दी गई थी, उसको वोट नहीं देने जाने दिया था। कैंडिडेट जो उसके लिए उसने विश किया था वो इलेक्शन भी जीत गया, लेकिन कोर्ट ने क्या बोला देखो आप उसका कैंडिडेट जीत गया, इससे कोई भी डिफेंस नहीं आएगा, उसका राइट था वोट देने जाना, आपने उसको वोट देने जाने से रोका है, मतलब उसका एक लीगल राइट को इन्फ्रिंज किया है। और क्योंकि उसके लीगल राइट को इन्फ्रिंज किया है तो आपको उसके लीगल राइट को इन्फोर्स करवाना पड़ेगा हमको, और आपको उसको रेमेडी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट पैसेज पे मूव करते हैं, पैसेज क्या सॉरी क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 65 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है, जो लैटिन मैक्सिम है ओबी जस एबी रेमिडियम डज नॉट अप्लाई टू ब्रीच ऑफ मैरिज वाउस और पर्सनल कमिटमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। ये बोल रहा है जो लैटिन मैक्सिम है ना वो अप्लाई नहीं करती किस पे, ब्रीच ऑफ मैरिज वाउस, ये हमने पैसेज में देखा था बिल्कुल सही, और पर्सनल कमिटमेंट्स पे बिना कंसिडरेशन के, तो असर्शन ट्रू हो जाएगा। रीजन मैक्सिम प्रोवाइड्स अ रेमेडी ओनली फॉर लीगल रॉन्ग्स इन्वॉल्विंग वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट। रीजन ये बोल रहे हैं
क्योंकि जो मैक्सिम है ना वो सिर्फ रेमेडी किसके लिए प्रोवाइड करवाती है, लीगल रॉन्ग्स के लिए, जिसमें कि वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट है। बिल्कुल सही रीजन है, क्यों, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के पैसे जो बोल रहा था कोई लीगल राइट ही इन्फ्रिंज नहीं हो रहा। इसी कारण से असर्शन ट्रू हो गया और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, इसलिए ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी और सी और डी इनकरेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, which of the following is the most appropriate inference that can be drawn from the entire passage? कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फ्रेंस है जिसको पैसेज से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं रिगार्डिंग द स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ द लैटिन मैक्सिम उबी जस एबी रेमेडियम। पहला, all moral and political wrongs committed against a persons are remedied by court through compensation। ये बोल रहा है कि सारे moral और political wrongs को भी हम लोग compensate करते हैं क्या? आंसर इज नो। पैसेज ये बोल रहा था सिर्फ लीगल राइट्स को compensate करते हैं, लीगल wrongs को, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। बी, लीगल रेमेडीज आर यूनिवर्सली अवेलेबल फॉर एनी रॉन्ग, क्या किसी भी रॉन्ग के लिए अवेलेबल है क्या? नहीं, पॉलिटिकल और मॉरल रॉन्ग के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी, कोर्ट प्रोवाइड रेमेडीज ओनली फॉर लीगल रॉन्ग्स दैट वायलेट अ पर्सन्स राइट्स एज इलस्ट्रेटेड बाय केसेस लाइक भीम सिंह एंड आशवी वर्सेस वाइट। बिल्कुल सही, सिर्फ लीगल रॉन्ग्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है, इसी कारण ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डी, मैक्सिम गारंटीज कंपनसेशन फॉर पर्सनल कमिटमेंट्स, क्या पर्सनल कमिटमेंट्स के लिए भी कंपनसेशन दिया जाता है क्या? आंसर इज नो। अगर लीगल इंजरी नहीं हुई है तो फिर वहां पर कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, which of the following statements agrees with the ruling in HP वर्सेस वाइट? कौन सा स्टेटमेंट एग्री करता है HP वर्सेस वाइट की रूलिंग पे? पहला, एनफोर्समेंट ऑफ अ लीगल राइट रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ द वायलेशन रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल लॉस। अब HP वर्सेस वाइट के अकॉर्डिंग तो एक्चुअल में क्या बोला गया था कि फाइनेंशियल लॉस हो या ना हो, उनका चाहे कैंडिडेट क्यों ना जीत गया हो, लेकिन उसका राइट था वहां पे वोट देने जाना, आपने मना करा था, मतलब कि फाइनेंशियल लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है। बी, वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट में बी रेमेडिड इवन विदाउट टेंजिबल डैमेज। बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि डैमेज हमको ऑन द फेस ऑफ इट वहीं पर दिखे, इसी कारण से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी और डी हमारा वापस से क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68, प्रिंसिपल फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि इंजूरियम साइन डेमनम लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। इंजूरिया साइन डेमनम का मतलब ऐसी लीगल इंजरी जिसमें एक्चुअल डैमेज नहीं दिख रहा लेकिन लीगल इंजरी हो चुकी है, मतलब मेरा कोई राइट था वो इन्फ्रिंज हो गया, अब ऑन द फेस ऑफ इट कोई डैमेज नहीं दिख रहा, जैसे कि एचबी वर्सेस वाइट में, ठीक है, उसको एक्शनेबल है बाय डेमनम साइन इंजीरिया इज नॉट। हाँ, अब कोई एक्चुअल डैमेज हो गया लेकिन मेरा कोई लीगल राइट ही नहीं था, तो ऐसे टाइम पे मैं कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। विधान एक लाइसेंस टैक्सी ड्राइवर है, उसको रोका गया था लोकल अथॉरिटीज साइड से उसको स्पेसिफिक रूट पे ऑपरेट करने के लिए एक दिन के लिए, क्योंकि कुछ माइनर इरेगुलरिटी थी उसके परमिट में। उसने 5,000 रुपये उसका लॉस हो गया उस दिन अर्निंग में, क्योंकि अथॉरिटीज से अपना प्रोसीजर रूल्स फॉलो कर रहे थे। अब देखो एक्चुअल में क्या है ना, उसको लीगल इंजरी हुई क्या? नहीं, क्योंकि उसका खुद की साइड से प्रॉब्लम थी, उसके खुद के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम था, मतलब कि डैमेज हो गया लेकिन लीगल इंजरी नहीं थी, इसी कारण से क्या इसको एक्शनेबल माना जाएगा क्या? आंसर इज नो। तो पहला ऑप्शन क्या क्या विधान कंपनसेशन क्लेम कर सकता है क्या? तो आंसर इज नो। नो रेमेडी, बिल्कुल सही बात, कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है क्योंकि डेमनम साइन इंजरी है। डेमनम साइन इंजरी मतलब डैमेज तो था लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं थी, इसी कारण से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी और डी हमारा वापस से इनकरेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सॉरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69, विधान प्रॉमिस करता है उसके फ्रेंड विदुर को कि एक गिफ्ट देगा वो 10,000 रुपए का बिना कोई लीगल ऑब्लिगेशन या कंसीडरेशन के। बाद में विधान मना कर देता है पैसे देने से, कॉजिंग विदुर, अब विदुर को इससे इमोशनल डिस्ट्रेस होता है। प्रिंसिपल्स लगाने हमको पैसेज में से कौन सा फॉलोइंग करेक्ट है? क्या विदुर रेमेडी सीख कर सकता है क्या? पैसेज क्लियरली बोल रहा था कि अगर कोई कंसीडरेशन के बिना कमिटमेंट भी है तो वो लीगल इंजरी कॉज नहीं कर रहा, और जब लीगल इंजरी कॉज नहीं कर रहा तो कंपनसेशन क्लेम नहीं किया जा सकता, इसी कारण से विदुर कैन नॉट सीक एनी रेमेडी। तो विदुर कैन क्लेम वाला, कैन डायरेक्टली अप्रोच वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ए और डी बचेंगे। ए देखते हैं कि विदुर रेमेडी सीख नहीं कर सकता क्योंकि जो वॉलंटरी प्रॉमिस है बिना कंसीडरेशन के उनमें कोई भी स्टैट्यूटरी राइट या लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, इसी कारण से ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट। डी, कैन नॉट सीक रेमेडी अंडर ओबी जस्ट एबी रेमेडियम एज कंसीडरेशन लेस पर्सनल कमिटमेंट फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ द मैक्सिम। अब अगर हम पैसेज के अकॉर्डिंग देखें तो पैसेज के अकॉर्डिंग ओबी जस्ट एबी रेमेडियम की पैसेज बात कर रहा है, इसी कारण से ऑप्शन ए की जगह ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा ज्यादा एक्यूरेट आंसर हो रहा है, इसी कारण से ए को हम इनकरेक्ट कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी को क्या कर देंगे? करेक्ट कर देंगे। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, विधि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, वो अनलॉफुली डिटेन हो जाती है पुलिस की साइड से जब वो एक क्रिटिकल कोर्ट हियरिंग के टाइम पे जा रही थी जो कि उनका ऑलरेडी शेड्यूल था। अब इसकी वजह से वो अपीयर नहीं कर पाई। अब हियरिंग प्रोसीड हो जाती है
और एडजमेंट ग्रांट हो जाता है। अब वो भी जस्ट एवी रेमेडियम के अकॉर्डिंग कौन सा प्रिंसिपल या क्या बेस्ट अप्लाई कर रहा है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, उसका राइट था, विधि का राइट था कि उनको अगर जाना है तो उनको फिर हियरिंग में जाने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन उनको अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया, लॉफुली नहीं करा, अनलॉफुली डिटेन कर लिया, उनका रोक लगा दिया, मतलब उनकी लीगल इंजरी कॉज कर दिया। जब लीगल इंजरी कॉज कर दिया तो वह एंटाइटल है रेमेडी के लिए, तो जो नॉट एंटाइटल वाला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। बी, शी इज एंटाइटल टू रेमेडी फॉर वायलेशन ऑफ लीगल राइट टू अटेंड कोर्ट, क्योंकि उसका उनका लीगल राइट था कोर्ट में हियरिंग को अटेंड करना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी, रेमेडीज अवेलेबल ओनली इफ द हियरिंग वाज एडवर्सली अफेक्टेड। अब डैमेज एक्चुअल में क्या कॉज हुआ उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मेरा राइट था, मेरे को राइट एक्सरसाइज नहीं करने दिया, तो अपार्ट फ्रॉम डैमेज कुछ भी हुआ हो मैं अपने राइट को एनफोर्स करवा सकता हूँ। इसी का आंसर ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट। डी, पुलिस आर एग्जेम्प्टेड एज द कोर्ट ग्रांटेड एन एडजर्नमेंट। अब कोर्ट ने ग्रांट कर दिया एडजर्नमेंट, इस कारण से पुलिस एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ऐसी कोई बात पैसेज में नहीं डिस्कस की गई है, इसी कारण से ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं पैसेज नंबर 4, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है पैसेज 4। ये बोल रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है, इनको प्री ड्राफ्टेड एग्रीमेंट भी बोला जाता है। मतलब जो पहले से ड्राफ्टेड एग्रीमेंट होते हैं ना, हम देखते हैं ना बैंक वगैरह में जब हम अकाउंट्स वगैरह ओपन करवाते हैं, बहुत छोटी छोटी लाइनें, बहुत सारी कंडीशंस दी होती है जो पहले से ही प्री ड्राफ्टेड है, आपको सिर्फ सिग्नेचर करना है और आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, या कुछ भी आपको लोन चाहिए तो उन्हीं सारे कॉन्ट्रैक्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, जैसे कि जो बैंक्स की साइड से यूज किया जाता है। अब इसमें बहुत बार अनकॉन्शनेबल टर्म्स को हाइड कर देते हैं, ऐसे टर्म्स जो हमारे को शायद एक डाउट में डाल सकते हैं या फिर हम उसको सोच विचार कर सकते हैं, ऐसी सारी टर्म्स को हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं वो लोग। अब ये जो प्रोविजंस है ना बहुत ही ज्यादा अनफेयर होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉन्साइंस को शॉक कर देते हैं। जब बाद में पता चलता है तो उनको कैसा धक्का सा लगता है कि यार ये टर्म थी, ये तो उसको पता ही नहीं थी, और इस कारण कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके थ्रू एडवांटेज ले लेते हैं जो वीकर पार्टी है उसकी लिमिटेड बार्गेनिंग पावर की, लीविंग देम विथ नो रियल चॉइस बट टू एक्सेप्ट द टर्म्स। अब जो वीक पार्टी है जिसका चॉइस नहीं है, अब किसी को लोन चाहिए, किसी को कुछ काम करवाना है, तो स्ट्रॉन्गर पार्टी है ना वो बेनिफिट ले लेती है, वो अपने अकॉर्डिंग ऐसी टर्म्स डाल देती है कि सामने वाले को साइन करना ही पड़े क्योंकि उसकी जरूरत है, और इस कारण वो बेनिफिट ले लेती है। अब जो कॉमन एग्जांपल्स है ना वो है ब्रॉड एग्जेम्पशन क्लॉजेस, जैसे कि दे प्रोटेक्ट द स्ट्रॉन्गर पार्टी फ्रॉम एनी लाइबिलिटी। जैसे कि अगर एक अलग से क्लॉज डाल दिया कि हमारी आप अगर हमारी दुकान सामान लेगा तो हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर पार्टी को क्या कर रही है, बेनिफिट कर रही है। तो ये भी हमारा एक कहीं ना कहीं क्लॉज हो सकता है इसका एग्जाम्पल। इवन फॉर देयर ओन नेग्लिजेंस, चाहे उनकी खुद की गलती क्यों ना हो जाए या डेलिबरेट मिसकंडक्ट क्यों ना हो जाए। अब ये सारे क्लॉजेस जो है ना वो कहीं ना कहीं जो ट्रू फ्रीडम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली साइन करना चाहिए उसको बहुत ही ज्यादा अंडरमाइन करती है। वेयर बोथ साइड्स नेगोशिएट ऑन इक्वल फुटिंग, जैसे कि बोल रहे हैं कि वैसे तो आप लोग इक्वल फुटिंग में नेगोशिएट कर रहे हैं, इक्वल पार पे, लेकिन इन क्लॉजेस की वजह से और इनको अलाउ कर रहे हैं इस वजह से कहीं ना कहीं जो फ्रीडम है, जो फ्रीली हम कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। कोर्ट्स फाइट बैक विद स्पेसिफिक इंटरप्रेटेड टूल्स, लेकिन कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, वो फाइट बैक करते हैं, वो ऐसे क्लॉजेस को वैलिड नहीं मानते, वो कहीं ना कहीं उनके कुछ इंटरप्रेटिव टूल्स, मतलब किस टाइप से इंटरप्रिटेशन करना है उसकी हेल्प से वो फाइट बैक करते हैं। पहला रूल है कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम। अब ये क्या बोल रहा है कि ये रिजॉल्व करता है कोई भी एम्बिगुअस वर्डिंग है अगेंस्ट द ड्राफ्टर, अगर ड्राफ्टर ने कोई भी ऐसी एम्बिगुअस वर्डिंग यूज कर दी उसके अगेंस्ट जाके इसको इंटरप्रेट करते हैं। जनरली जहां पे डोमिनेंट पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट को बनाया है। एग्जेम्पशन क्लॉजेस आल्सो गेट स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्टम, साथ ही साथ में कुछ जो एग्जेम्पशन क्लॉजेस रहते हैं ना जिसमें एग्जेम्प्ट किया जाता है, पहला तो क्या था जो कंफ्यूजिंग वाले क्लॉजेस थे जिनको प्रॉपर्ली नहीं लिखा गया है, ठीक है। दूसरा जिसमें एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया जाता है उनको मिलता है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, मतलब कि कोर्ट क्या करते हैं उनको बहुत ही ज्यादा नैरोली इंटरप्रेट करती है। इफ दे गो टू फार एंड डिस्ट्रॉय द कॉन्ट्रैक्ट मेन पर्पस, कोर्ट्स में लिमिट और स्ट्राइक देम डाउन। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि ऐसे एग्जेम्पशन क्लॉज बहुत ही कहीं दूर की बात कर रहे हैं या बिल्कुल पर्पस से ही अगेंस्ट जा रहे हैं तो उसको लिमिट भी कर देता है या फिर उसको पूरी तरीके से हटा देता है। अनकॉन्शनेबिलिटी कम्स इन टू मेन फ्लेवर्स, अब दो टाइप में आती है। पहला है प्रोसीजरल अनकॉन्शनेबिलिटी, इसका मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है उस टाइम पे जो प्रॉब्लम आ रही है या उस टाइम पे कोई कंफ्यूजन आ रही है, जैसे कि यहाँ पर एक पार्टी बहुत ज्यादा हाई प्रेशर या बहुत ज्यादा ट्रिक्स या अनक्लियर लैंग्वेज यूज कर रही है जिससे कि दूसरी पार्टी को ट्रैप कर सके। सब्सटेंटिव अनकॉन्शनेबिलिटी क्या बोल रही है अदर एंड पे, ये टारगेट करती है टर्म्स जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपली टू वन साइडेड एंड अनफेयर ऑन देयर फेस, कि ऑन द फेस ऑफ इट ही उसको इतना वन साइडेड बना दिया गया है। दूसरी चीज आगे पैसेज ये बोल रहा है कि इंडियन लॉ जो है ना वो कहीं ना कहीं क्लियर रेमेडीज प्रोवाइड करवा है, कि सारे जो इश्यूज बताए गए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसके लिए बहुत ही ज्यादा क्लियर रेमेडीज प्रोवाइड की गई है इंडियन लॉ के साइड से। जैसा कि सेक्शन 16 और सेक्शन 19 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें बोला गया अनड्यू इन्फ्लुएंस।
अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अगर कोई एक सुपीरियर पार्टी अपने इन्फ्लुएंस की वजह से इंफीरियर पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है और इंफीरियर पार्टी उस डर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है, तो ये बोला जाता है कि इंफीरियर पार्टी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है और ऐसे टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल माना जाता है। तो यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं, जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, वॉइड कर देता है फ्री कंसेंट को। ये कब अप्लाई करता है, जब एक पार्टी डोमिनेट करती है दूसरी पार्टी को एक पोजीशन ऑफ ट्रस्ट के थ्रू, अथॉरिटी के थ्रू, या फिर एक्सप्लॉइटिंग या फिर मेंटल वीकनेस के थ्रू। जो अफेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाता है एट द विक्टिम्स ऑप्शन। जो विक्टिम है ना वो चाहे तो आगे चल के या तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे या फिर कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू ना करे। लेकिन जो कोर्ट्स है ना उनको सॉलिड प्रूफ चाहिए ऑफ एक्चुअल ओवर पावरिंग, नॉट जस्ट अनइक्वल बार्गेनिंग पावर और टफ टर्म्स लाइक स्टीप इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन। लेकिन कोर्ट भी है ना ऐसे नॉर्मली आपका साथ नहीं देगी। कोर्ट क्या बोल रहे हैं, उसको सॉलिड प्रूफ चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ अनइक्वल बार्गेनिंग थी, कोर्ट ये भी प्रूफ मांगेगी कि नहीं सामने वाला आप पे पूरी तरीके से हावी हो गया था, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। आगे सेक्शन 23 क्या कर रही है, एक अनदर सेफगार्ड प्रोवाइड करवा रही है। इट डिक्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड इफ देयर ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन इज अनलॉफुल। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, जिस कारण से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, या जो कंसीडरेशन दोनों साइड से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अगर वो अनलॉफुल है तो फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया जाता है, वॉइड कर दिया जाता है। इफ दे वॉयलेट पब्लिक पॉलिसी, या फिर पब्लिक पॉलिसी को वॉयलेट कर रहा है, तो पब्लिक पॉलिसी का मतलब जो कि सोसाइटी व्यू करती है एसेंशियल है, जो कि जरूरी है ग्रेटर गुड के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज पावरफुल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है आर्टिकल 14 के थ्रू, राइट टू इक्वलिटी, जो बोलता है सबको इक्वलिटी होनी चाहिए, गारंटी करता है लॉ के अगेंस्ट। इसकी वजह से जितने भी आर्बिट्ररी या फिर अनफेयर क्लॉजेज होते हैं, स्पेशली इन कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग द स्टेट, जितने भी आर्बिट्ररी क्लॉजेज हैं उनको क्या कर दिया जाता है, स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 71, which of the following is the most appropriate inference from the passage। अब किसको हम मोस्ट अप्रोप्रिएटली इन्फर कर सकते हैं। पहला, अनइक्वल बार्गेनिंग पावर अलोन इज सफिशिएंट टू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या सिर्फ अनइक्वल बार्गेनिंग पावर से ही सफिशिएंट है क्या? आंसर इज नो। अगर आप पे सॉलिड प्रूफ नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं करवा सकते। ए हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। बी, कोर्ट्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वेयर कंसेंट इज प्रूवन टू बी इंड्यूस्ड थ्रू अब्यूज ऑफ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट अथॉरिटी। कोर्ट कब करती है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड, जहां पर कंसेंट को हम प्रूव कर देते हैं कि जो कंसेंट ली गई है वो किसके थ्रू ली गई है, अपनी पोजीशन ऑफ ट्रस्ट को अब्यूज करके अथॉरिटी को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा पैसेज से करेक्टली इन्फर हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। सी, ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर ऑटोमेटिकली वॉइडेबल ड्यू टू देयर प्री प्रिंटेड नेचर एंड लैक ऑफ प्रायर नेगोशिएशन। अब देखो ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं है, अब हो सकता है जो प्री प्रिंटेड एग्रीमेंट्स हैं या फिर प्री प्रिंटेड उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो किसी पर्सन को हार्म ही ना कर रही हो। अगर हार्म नहीं कर रही तो फिर ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल नहीं माना जाता। डी, प्रोसीजरल अनकॉन्स्टिट्यूशनबिलिटी अप्लाइज ओनली टू सब्सटेंटिव अनफेयरनेस इन कॉन्ट्रैक्ट। ये बोल रहे हैं प्रोसीजरल अनकॉन्स्टिट्यूशनबिलिटी है वो सब्सटेंटिव अनफेयरनेस पे। अभी देखो सब्सटेंटिव नहीं और भी जो दूसरी अनफेयरनेस है उन पे भी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए ओनली वजह से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि कंप्लाई कर रहा है जो प्रिंसिपल्स पैसेज में दिए गए थे। पहला, ए बैंक्स फॉर्म हाइड्स अ क्लॉज एग्जेम्प्टिंग लायबिलिटी फॉर डेलिबरेट मिसकंडक्ट यूजिंग एम्बिगियस वर्डिंग। अब यहाँ पर एक क्लॉज है जो कि एग्जेम्प्ट कर रहा है कोई भी ऐसी लायबिलिटी के लिए जो कि खुद की जानबूझ के कोई गलती की वजह से होता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पैसेज के अगेंस्ट हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो गया। बी, a service provider pressures the customer into signing with unclear exemption clauses during rushed sign up। अब अनक्लियर एग्जेम्पशन क्लॉजेज है उसको साइन करने के लिए बोला जा रहा है, वापस से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सी, इंश्योरर्स पॉलिसी हैज अ टर्म डिस्ट्रॉइंग द कॉन्ट्रैक्ट्स मेन पर्पस बाय ब्रॉडली एक्सक्लूडिंग ऑल क्लेम। इंश्योरर की जो पॉलिसी है ना उसमें एक टर्म है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस को ही डिस्ट्रॉय कर रही है, तो क्या ये पैसेज के अकॉर्डिंग जाएगा क्या? आंसर इज नो, ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। पैसेज क्लियरली बोल रहा था, कोर्ट्स को लगता है कि पैसेज का मेन पर्पस ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे वो उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी या लिमिट कर देगी। डी बचता है हमारा वो करेक्ट। एक वेंडर की क्लियर प्री प्रिंटेड एग्रीमेंट है जो कि साइन किया गया है किसके बाद, पूरा एक्सप्लेनेशन देने के बाद, और कोई भी डोमिनेंस नहीं है ना ही कोई ट्रिकरी है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसी कारण से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 प्रिंसिपल फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ना वो इंप्लाई क्या करते हैं, वो क्या बताते हैं, टर्म्स ऑफ गुड फेथ, कि सारे कॉन्ट्रैक्ट में गुड फेथ होना चाहिए, जिससे कि जो, और साथ ही साथ क्या रिक्वायर करें पार्टीज कि वो ऑनेस्टली एक्ट करें और दूसरी कोई भी अपनी सुपीरियर पावर से वो किसी को भी एक्सप्लॉइट ना करे। फैक्ट क्या बोल रहा है, एक टेलीकॉम स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या करती है, क्लॉज को बरी करती है अलाउइंग जिसमें आर्बिट्ररी सर्विस डिस्कनेक्शन की, हम चाहें तो आर्बिट्ररीली बिना कोई नोटिस के आपका सर्विस को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।
अब अनइक्वल बार्गेनिंग पावर थी जहां पर को कस्टमर को एक्सेप्ट करना सर्विस के लिए। अब इस क्लॉज को चैलेंज किया गया। अब देखो ना, आर्बिट्ररी क्लॉज को वैलिड नहीं माना जाता, आप आर्बिट्ररी कोई भी क्लॉज पुट ऑन नहीं कर सकते। इसी कारण से पैसे आंसर क्या होगा करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला जो क्लॉज है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, क्योंकि वहां पर सुपीरियर की जो सुपीरियर बार्गेनिंग पावर इज एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि जो हमारे पास सुपीरियर बार्गेनिंग पावर है हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी सी और डी हमारा क्लियरली क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 74, एक बैंक का स्टैंडर्ड लोन कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एग्जेम्पशन क्लॉज है जो कि उसको शील्ड कर रहा है लाइबिलिटी से ग्रॉस नेग्लिजेंस के लिए फंड हैंडलिंग। उसको बहुत ही एम्बिगुअसली ड्राफ्ट किया गया है, जिसमें बैंक को फेवर किया जा रहा है, जिसमें कि कस्टमर की कंप्लेंट्स भी आ रही है रस्ट साइनिंग की। कौन सा फॉलोइंग बेस्ट अप्लाई कर रहा है, पहला एग्जेम्पशन क्लॉज इज फुली अपेल्ड अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। क्या एग्जेम्पशन क्लॉज को फुली अपेल्ड किया जाएगा, क्या आंसर इज नो। अगर कोई एम्बिगुअस प्रोविजन है तो उसको फुली अपेल्ड नहीं कर सकते, इसी का ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। बी कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम एंड स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अगेंस्ट द बैंक एज ड्राफ्टर। हाँ, लेकिन कुछ रूल्स बताए जिस टाइप से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, और कोर्ट अपने अकॉर्डिंग इन दो रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। सी क्लॉज इज वाइड हैव इन इश्यू ओनली अंडर आर्टिकल 14 एज इट इन्वॉल्व्स अ प्राइवेट बैंक। अब पैसेज में कहीं ये नहीं दिया है कि कोई प्राइवेट बैंक इन्वॉल्व है या प्राइवेट एंटिटी होंगी तो सिर्फ आर्टिकल 14 ही लगेगा, इसी कारण से इसी रीजन की वजह से ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी क्लॉज सफर्स फ्रॉम प्रोसीजरल अनकॉन्शियरेबिलिटी सोनली फ्रॉम हाई इंटरेस्ट रेट्स। अब हाई इंटरेस्ट रेट्स के अलावा और भी ऐसी एम्बिग्विटी है और भी ऐसी प्रोविजन है जिसकी वजह से एग्जेम्पशन क्लॉज को हम वॉइड कर सकते हैं, इसी कारण से सोनली जो है कि सिर्फ हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से ही है, तो ये आंसर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, बचता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, correct answer will be option number B. Moving to the next question, question number 75, एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि फाइन प्रिंट यूज करता है और अर्जेंट पॉपअप्स यूज करता है, जिससे कि वो यूजर्स को मैनिपुलेट कर सके, जिससे कि यूजर्स एग्री कर जाए, रेडी हो जाए कि वो जो एक ब्रॉड क्लॉज है इसमें सारे रिफंड्स को कैंसिल किया जा रहा है डिफेक्टिव गुड्स के लिए भी, और उसके बाद भी वो साइन कर दे। कौन सी रेमेडी अप्लाई करती है, किस रेमेडी को अप्लाई करते हैं, क्या ये क्लॉज एनफोर्सिएबल है क्या, तो आंसर इज नो, ये क्लॉज एनफोर्सिएबल नहीं है। लेकिन पैसेज ये बोल रहा था कि अगर आप अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू आप करवाते भी हो तो क्लॉज क्या हो जाएगा, अवॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द विक्टिम। अब इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए तो हमारा क्लियरली क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। बी सी और डी बचता है, बी हमारा अवॉइडेबल बोल रहा है, हम पहले सी और डी पढ़ लेते हैं। सी क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्क्रूटिनाइज्ड सोनली टू सैल्वेज द कॉन्ट्रैक्ट्स मेन पर्पस फ्रॉम एक्शन ऑफ द एग्जेम्पशन क्लॉजेस डीम टू बी एम्बिगुअस और ऑपरेसिव। ये बोल रहे हैं कि सिर्फ अगर ऑपरेसिव एम्बिगुअस है तो ही आप यूज कर सकते हैं, तो आंसर इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी protections other than those under article 40 of the constitution of india is unavailable to invalidate the clause against private e-commerce platform। अब पैसेज में कहीं भी ये डिस्कस नहीं किया गया कि आर्टिकल 14 के अलावा आप प्राइवेट एंटिटीज पे कोई और सा प्रोविजन इन्वॉल्व ही नहीं कर सकते, इसीलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। बच्चे ऑप्शन बी जो क्लॉज है वॉइडेबल है किसके, ऑप्शन ऑफ द कंज्यूमर अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजरल अनकॉन्शियनेबिलिटी कंबाइंड विद सब्सटेंटिव अनकॉन्शियनेबिलिटी। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। इंडियन कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के बारे में डिस्कस कर रहा है कि इंडियन कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है वो कहीं ना कहीं कॉर्नरस्टोन लेजिस्लेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है किसके लिए, जिससे कि वो क्या इंश्योर कर सके, फेयर कंपटीशन, मतलब मार्केट में सभी लोग बिजनेस करो और फेयरली कॉम्पीट करो, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे सबसे पहले तो वो लोग क्या हेल्प करेंगे, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। दूसरा, ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि मार्केट को डिस्टॉर्ट कर सकती है, अफेक्ट कॉज कर सकती है, उनको रोक लगाएंगे, प्रिवेंट करेंगे। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को एलिमिनेट किया जा सके, कर्व किया जा सके अब्यूज ऑफ डोमिनेंस को, साथ ही साथ में बिजनेस कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट किया जा सके, ऐसे बिजनेस कॉम्बिनेशंस जो कि हार्म कर सकते हैं बिजनेस को। सेक्शन 3 क्या कर रहा है, वो प्रोहिबिट कर रहा है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसकी वजह से, जिसके होने के कारण शायद कोई एक अप्रिशिएबल एडवर्स अफेक्ट हो सकता है कंपटीशन पे इंडिया के अंदर। ऐसे सारे एग्रीमेंट्स जो कि बाईपास करके बनाए गए हेल्दी कंपटीशन को, वो इस सेक्शन के कॉन्ट्रावेंशन में माने जाएंगे और उनको वाइड माना जाएगा। सेक्शन 4 टारगेट क्या कर रहे हैं कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की, जो आपकी सुपीरियर पोजीशन है ना, आप उसको एक्स्ट्रा या आप उसको गलत तरीके से आर्बिट्ररीली यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जहाँ पर जिसके पास ज्यादा सिग्निफिकेंट मार्केट पावर है वो एक्सप्लॉइटेटिव कंडक्ट में एंगेज हो जाए, या फिर अनफेयर प्राइसिंग कर दे, या फिर प्रेडेटरी प्राइसिंग, मतलब एक्चुअल में जो प्राइस लोअर है एक्चुअल से उससे भी कम प्राइस में बेचना चालू कर दे, जिससे कि दूसरे मार्केट कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से बाहर कर दे। ऐसी कोई प्रैक्टिस को वैलिड नहीं माना जाएगा। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 क्या कर रहे हैं, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 मैंडेट कर रहे हैं कि पहले ही आपको कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ेगा
अगर आपको कोई भी मर्जर करना है जो कि थ्रेशोल्ड्स को एक्सीड कर रहा है, मतलब कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, अगर उससे एक्सीडिंग कोई मर्जर है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको कहीं ना कहीं ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी आप कॉम्पिटिशन में प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। आगे मैसेज क्या डिस्कस कर रहा है कि जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इन्वेस्टिगेट करता है वायलेशंस को, चाहे तो पेनल्टीज इंपोज कर सकता है, पेनल्टीज हो सकती है अप टू 10% ऑफ द एवरेज टर्नओवर, और साथ ही साथ में सीज ऑर्डर भी पास कर सकता है या फिर स्ट्रक्चरल रेमेडीज भी प्रोवाइड करवा सकता है। साथ ही साथ में कोऑर्डिनेट करेगा सेक्टर रेगुलेटर्स से जैसे कि डीजीसीए। अब एविएशन सेक्टर में क्या है कि इंडिगो 60 to 63% डोमेस्टिक मार्केट शेयर है। अब इसकी वजह से सीसीआई की स्क्रूटनी आई उस पर, सीसीआई ने उस पर चेक करना चालू करा कि भैया पोटेंशियल ब्रीच कर रहा है क्राइसिस के टाइम पे। अब ऐसे इंस्टेंसेस क्या क्या है, जैसे कि एलिगेशंस ऑफ अब्यूज अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए थ्रू एक्सप्लॉइटेटिव सर्ज प्राइसिंग पोस्ट कैंसिलेशन। कैंसिलेशन के टाइम बाद भी कैंसिलेशन चार्जेस बहुत ज्यादा लगाए जा रहे थे। कंज्यूमर को अफोर्डेबल अल्टरनेटिव्स डिनाई किया जा रहा था जहां पर राइवल के पास कैपेसिटी ही नहीं थी। इंडिगो को एक और चीज क्या माना जाता है, लेवरेज मार्केट डोमिनेंस एंड सुपीरियर रिसोर्सेज टू ऑपरेट टाइट फ्लाइट शेड्यूल। अब वो अपने फ्लाइट शेड्यूल्स इतने ज्यादा एक्टिव, इतने ज्यादा टाइट रखता है कि और कोई फ्लाइट को लैंड करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए जब दूसरे फ्लाइट्स लेट होती हैं तो लोग सब इंडिगो की ही फ्लाइट्स को बुक करते हैं। अब ये कहीं ना कहीं क्या मैक्सिमाइज कर रहा है कि उसका जो प्राइम एयरपोर्ट स्लॉट्स को, और इसकी वजह से जो दूसरे स्लॉट्स है स्मॉलर एयरलाइंस को वो फ्री हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बफर जोन रहता है सेव ऑपरेशंस के लिए, और इस कारण से दूसरे जो एयरलाइंस कंपनीज हैं वो मार्केट में एक्सेस नहीं कर पाते, वो मार्केट में उनको कंज्यूमर्स नहीं मिल पाते। रेगुलेटरी ओवरसाइट जो कि सीसीआई और डीजीसीए की साइड से है, और उनके कारण ही ये सारा बोला जा रहा है पैसेज में कि ये डोमिनेंस हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। चेक करते हैं क्वेश्चन, पैसेज नंबर में क्वेश्चन नंबर 76। एविएशन सेक्टर में एयरलाइन एक्स है, वो कमांड करता है डोमिनेंट, उसके पास 60% मार्केट शेयर है बहुत सारे डोमेस्टिक ट्रंक रूट्स पे इंडिया में। वो स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्ड करता है, वो जो भी नए लो कॉस्ट कैरियर्स है ना उनको एंट्री ही नहीं दे देता। अब किसके थ्रू वो एंट्री क्यों नहीं करने दे रहा, वो अपनी प्राइजेस को लोअर डाउन कर देता है, ठीक है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग इंडिया कॉम्पिटिशन एक्ट के अकॉर्डिंग इस कंडक्ट को किस टाइप से क्लासीफाई किया जाएगा। देखो पैसेज क्लियरली एक प्रेडेटरी प्राइसिंग के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि आप अपनी वेरिएबल जो लोअर कॉस्ट है उससे भी नीचे चले जाते हो। तो इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए है। क्या ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, तो आंसर इज नो। ये क्या है, लेजिटिमेट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बिकॉज कंज्यूमर्स बेनिफिट फ्रॉम। ये आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 76 क्या हो गया, एविएशन सेक्टर है, एयरलाइन एक्स है, ये कमांड करता है डोमिनेट 60% मार्केट शेयर, बहुत सारे डोमिनेंट डोमेस्टिक ट्रंक रूट्स पे इंडिया में, स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्ड करता है जो नई एंट्री है लो कॉस्ट कैरियर्स की, वो किसके थ्रू करता है, वो जो उसकी प्राइस है उसको लोअर डाउन कर देता है। अब जो लोअर डाउन वाली प्राइसेस की बात है वो हमारे क्लियरली पैसेज में किस सेक्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। पैसेज को चेक करते हैं, ऑप्शंस को पहला क्या है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन थ्रू प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग मतलब प्राइस को लोअर डाउन कर देना, क्वेश्चन में भी लोअर डाउन किया जा रहा था सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। इसकी आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, बी सी और डी हमारा ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 77। इन द हाईली कॉम्पिटिटिव इंडियन एविएशन इंडस्ट्री, two of the largest incumbent airlines operating extensive networks across major trunk routes, instead of competing with each other, सीक्रेटली एग्री टू कोऑर्डिनेट देयर बेस फेयर। अब वो कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं एक साथ, वो बल्कि सीक्रेटली क्या एग्री करते हैं, हम मर्ज कर जाते हैं, हम एक साथ एग्रीमेंट बना लेते हैं कि हम साथ में काम करेंगे, ठीक है ना, और इनको पैरेलल अनाउंसमेंट के थ्रू लोगों को बता देते हैं। फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग कौन सा स्पेसिफिकली प्रोविजन इन्वोक किया जाएगा। अब एग्रीमेंट के लिए सेक्शन 3 के बारे में डिस्कस किया था पैसेज में, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आप ऐसे एग्रीमेंट्स में एंटर नहीं कर सकते, इसी कारण आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी सेक्शन 3। तो ए सी और डी हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, सेक्शन 3 वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, वो बोल रहे कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग कौन सा इनमें से बेस्ट इलस्ट्रेट कर रहा है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय एन एयरलाइन लाइक इंडिगो। पहला, entering into a code share agreement with a foreign airline to expand international connectivity। अब इंटरनेशनल कनेक्टिविटी एक्सपेंड करने के लिए आप बिल्कुल एग्रीमेंट में जा सकते हो, यहाँ पर कोई भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं है, तो ए इनकरेक्ट हो जाएगा। बी, refusing to provide essential airport ground handling access to rival airlines on reasonable terms while controlling their facility। ये बोल रहे हैं कि आपने मना कर दिया, आप ग्राउंड हैंडलिंग एक्सेस दे ही नहीं रहे हो दूसरे राइवल एयरलाइंस को, तो ये कहीं ना कहीं आपकी डोमिनेंट पोजीशन का क्या हो गया, अब्यूज हो गया। इसी कारण ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट। सी,
ऑफरिंग टेम्पररी डिस्काउंटेड फेयर्स, अब देखो टेम्पररी डिस्काउंटेड फेयर्स बिल्कुल दिया जा सकता है फेस्टिवल सेल के टाइम पे, इसलिए सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी लॉन्चिंग अ फ्रीक्वेंट फ्लायर लॉयल्टी प्रोग्राम दैट रिवॉर्ड्स रिपीटेड पैसेंजर्स, हाँ रिपीटेड पैसेंजर्स के लिए आप कुछ प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं पैसेज 6। सितंबर 2025 में विजय पलांदे हैं, उनको अक्यूज किया गया था 2012 मर्डर में दिल्ली बिजनेसमैन के अरुण कुमार टिक्कू के। उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी मुंबई सेशन कोर्ट में कि रिमूव किया जाए किसको, अब जो राज्यसभा के एक एमपी हैं उज्जवल निकम, वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने इस केस में, उन्होंने एप्लीकेशन दी कि इनको रिमूव किया जाए। निकम ऑलरेडी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं 2012 से, और उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था जुलाई 2025। अब उन्होंने आर्टिकल इन्वोक कौन सा किया है, आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पलांदा ने ये आर्ग्यू करा कि ये कहीं ना कहीं एमपी को डिस्क्वालीफाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि एमपी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते, और क्योंकि अब ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। पलांदा ने एक और केस साइड किया, सेक्शन 24 साइड किया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, जो कि बोलता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे, ये बोलते हुए कि क्योंकि निकम को अपॉइंट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट की साइड से और पे किया गया था पब्लिक एक्सचेकर की साइड से, तो इसी कारण से ये माना जाएगा कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, और इसी कारण से उनको बोला गया। दूसरी चीज, एक और चीज बोली गई, क्योंकि रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, इस कारण कहीं ना कहीं इनका इंड्यू इन्फ्लुएंस भी हो सकता है जजेस के ऊपर, तो इसीलिए इनको इस केस से हटा दिया जाए। पलांदे ने जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस साइड किया, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये बोला गया था कि कोई भी पोस्ट जो कि कैपेबल है कुछ भी पेक्यूनरी गेन या हिल्ड करने के लिए, जिससे पैसा मिल सकता है, चाहे वहां पर कोई प्रॉफिट अलग से एक्चुअल में ड्रॉ नहीं हुआ हो, कोई भी इमोल्यूमेंट्स या कोई भी एंटाइटलमेंट जो कि उस अपॉइंटमेंट के साथ में वही सफिशिएंट है उसने, और डिस्टिंग्विश किया इसको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से, एम्फेसाइजिंग स्टेट रिप्रेजेंटेशन की भी, ये तो स्टेट रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर तो उनको प्रॉफिट मिल ही सकता है, इसी कारण से इनको यहाँ से हटाया जाए। इसके अगेंस्ट निकम ने दूसरा केस लॉ साइड किया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रकाश प्रहलाद पाटिल वाला। वहां पे क्या हुआ था, एडवोकेटिंग जुडिशियल रेस्ट्रेंट अगेंस्ट इंटरफेयरिंग इन एग्जीक्यूटिव पॉलिसी ऑन एसपीपी अपॉइंटमेंट्स एब्सेंट एक्सप्लेड स्टैट्यूटरी बार्स इन सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इन्होंने केस साइड कर बोला कि जुडिशरी हमारी इंटरफेयर ही नहीं कर सकती एसपीपी अपॉइंटमेंट्स पे जब तक कि कोई अलग से एक्सप्लिसिटली बार ना हो सीआरपीसी में या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। उसने एसपीपी रोल को ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल बोला और टेम्पररी बोला, और यहाँ पे कोई भी मास्टर सर्वेंट डायनामिक्स नहीं है, ना ही परमानेंस है, और ना ही सीआरपीसी या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रोहिबिट कर रहा है एमपी को ऐसी कोई ड्यूटी से, और इस कारण से दूसरी चीज स्टेट इनकी अपॉइंटमेंट पावर्स को डिफेंड कर रही है। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया प्ली को। अब जो निकम ने पलांदे ने जो प्ली करी थी ना हटाने के लिए, उसको कोर्ट ने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि आर्टिकल जो 102 है ना उसमें एक्सप्लिसिट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए, और इसी कारण से पलांदे ने इसको स्कोप को गलत तरीके से पढ़ लिया था, और एसपीबी पोस्ट कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है, कोई डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है, कोर्ट को स्टेट पॉलिसी से दूर भी रहना चाहिए अपॉइंटमेंट्स की, ये बोलते हुए मिररिंग 2024 डिसमिसल ऑफ Fernandez earlier challenge to Nikam's SPC reinstatement after his लोकसभा वेट। और उन्होंने कहीं ना कहीं क्या बोला कि 2024 में भी पहले भी आपने इनकी लोकसभा वेट के टाइम पे, उसके टाइम पे आपने पहले भी चैलेंज किया था, वहां पर भी हमने इसको रीइंस्टेट किया गया था, एसपीपी बिल्कुल बने रह सकते हैं। दूसरा, दिस डिसीजन सॉलिडिफाइज एसपीपीज एज नॉन डिस्क्वालीफाइंग फॉर एमपीज। अब इस डिसीजन के बाद एक और चीज क्या समझ में आ गया कि भैया स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर आप हो, इसकी वजह से आप एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, और कहीं ना कहीं इन्होंने एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन को सुपीरियरिटी दी। इट बैलेंसेस ट्रायल कंटिन्यूटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरसाइट। इन्होंने बोला कि ट्रायल को कंटिन्यू करते चलो और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करते रहो। येट लिंजरिंग मतलब अफेक्टिंग कंसर्न्स अबाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड्योर स्पेशली गिवन निकम्स हाई प्रोफाइल बीजेपी टाइज, केस रिलेटेड पब्लिक कमेंट्स एंड रिस्क टू परसीव जुडिशियल न्यूट्रलिटी इन सेंसिटिव प्रोसिक्यूशंस लाइक दिस वन। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज को कहीं ना कहीं इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने सही से रीड नहीं करा या फिर इंटरप्रेट नहीं करा। एक चीज को इन्होंने मद्देनजर रख दिया, वो क्या था कि भैया क्योंकि वो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, या फिर उनके पास इतनी पावर है, तो कहीं ना कहीं जो न्यूट्रलिटी वाली बात आ रही है ना वो अफेक्ट हो सकती है, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस वाली बात आ सकती है। क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, अक्यूज है हाई प्रोफाइल मर्डर में विधान गुप्ता, वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि डिस्क्वालीफाई किया जाए राज्यसभा एमपी को विद्या सिंह को एज एसपीपी। सिंह को अपॉइंट किया गया था एसपीपी 2020 में केस बाय केस रेम्यूनरेशन पे, और वो स्पोक्स पर्सन रोल होल्ड करती हैं रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी में। गुप्ता इन्वोक करते हैं आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये बोलते हुए कि इनकी जो एसपीपी पोस्ट है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है स्टेट के अंडर में, साइटिंग जया बच्चन केस।
मान लो अगर एलिगेशन सही भी है तो क्या अप्रोप्रिएट जुडिशियल एक्शन है? पैसेज बहुत क्लियर था कि एसपीपी पोस्ट की वजह से एमपी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, तो इसी कारण से क्या आ जाएगा कि उनकी जो एप्लीकेशन है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिस्क्वालीफाई एमपी विद्या सिंह, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या ट्रांसफर एंटायर एप्लीकेशन टू द जुडिशियल हाई कोर्ट, इसके बारे में पैसेज ने कहीं भी डिस्कस नहीं किया है। डायरेक्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, वापस से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में पैसेज कहीं भी डिस्कशन नहीं करता है। बच्चा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 80, व्हाट कंसर्न लिंजर्स डिस्पाइट द कोर्ट्स रिजेक्शन ऑफ पलांदेस प्ली अगेंस्ट निकम। अब कौन सा कंसर्न मेनली हाईलाइट कर रहा है? ऑप्शन देखते हैं। पहला देखो बहुत सिंपल सा था कि उसकी वजह से जुडिशियल न्यूट्रलिटी को प्रॉब्लम आ रही थी। जुडिशियल न्यूट्रलिटी वाला ऑप्शन हमको देखना है। अगर देखें तो पहले ऑप्शन में हमें जुडिशियल न्यूट्रलिटी वाला ऑप्शन दिख रहा है कि निकम के जो बीजेपी टाइज और पब्लिक कमेंट है वो कहीं ना कहीं जुडिशियल न्यूट्रलिटी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एब्सेंट हो सकती है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी, सी और डी हमारा ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 81, which of the following statement can be inferred, कौन सी स्टेटमेंट को इन्फर कर सकते हैं? पहला, all remunerated SPP roles automatically disqualified MPs in the absence of explicit exemption laws। ये बोल रहे हैं जितने भी remunerated SPP roles है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूल्स हैं, वो क्या ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर देते हैं एमपीस को? नहीं। अगर एब्सेंस, अगर कोई भी रूल नहीं दिया गया एक्सप्लिसिटली तो वहां पर डिस्क्वालीफाई नहीं करते, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। बी, जुडिशियल डिफरेंस टू एग्जीक्यूटिव एसपीपी अपॉइंटमेंट्स प्रिवेल्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्लिसिट स्टैट्यूटरी बार्स। के जुडिशियल डिफरेंस प्रिवेल करता है क्या किस चीज में? अगर एब्सेंट है एक्सप्लिसिट स्टैट्यूटरी बार तो बिल्कुल सही बात। अगर स्टैट्यूटरी बार नहीं है, किसी स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग प्रोहिबिट नहीं किया जा रहा, तो जुडिशरी फिर अपने आप को इन सारे मैटर्स से दूर रखती है। सी आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। सी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिस्क्वालिफिकेशन इज एग्जेम्प्टेड फॉर एसपीपी डिस्पाइट हैविंग परमानेंस एंड मास्टर सर्वेंट टाइज। नहीं, बल्कि पैसे बोल रहा है कोई मास्टर सर्वेंट टाई नहीं है और परमानेंस नहीं है, इसी का आंसर ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। डी, पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन रोल्स अलोन सफाइस फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या अकेले पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन के रोल की वजह से ही अनड्यू इन्फ्लुएंस मान लिया जाएगा? पैसेज में ऐसा एग्जैक्टली नहीं लिखा है, ये लिखा है कि इसकी वजह से एक अनड्यू इन्फ्लुएंस वाली चीज हो सकती है, इसी कारण से ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट होगा। करेक्ट आंसर बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट इन जया बच्चन केस हेल्ड दैट पोटेंशियल फॉर पेक्यूनरी गेन, एमोल्यूमेंट्स और एंटाइटलमेंट्स सफाइस फॉर एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। की ये सफिशिएंट है किसके लिए? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए। पैसे बिल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बात है, जया बच्चन वाले केस में ये चीज बोला गया था, इसलिए असर्शन ट्रू। रीजन, निकम rebuted the case for his disqualification using state of Maharashtra versus प्रकाश प्रहलाद पाटिल अर्जिंग जुडिशियल रेस्ट्रेंट ऑन एसपी अपॉइंटमेंट। वापस से जो निकम ने रेब्यूटल के लिए एक केस साइट किया था उसमें क्लियरली यही डिफाइन किया गया था, लेकिन असर्शन और रीजन दोनों बहुत ही अलग अलग स्टेटमेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ए और आर ट्रू तो है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए बी करेक्ट हो जाएगा, सी और डी इनकरेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83, प्रिंसिपल फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में गवर्नमेंट जो अपॉइंटेड लॉयर्स हैं उनको अगर फिक्स्ड फीस मिलती है, ऑनरेरियम मिलता है स्टेट की साइड से पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लिए, वो कहीं ना कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बन जाता है और ये कहीं ना कहीं एमपीस को डिस्क्वालीफाई कर देगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर पार्लियामेंट एग्जाम कर देगा तो फिर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। फैक्ट्स 2026 में राज्यसभा एमपी प्रिया शर्मा है, उनको अपॉइंट किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई प्रोफाइल करप्शन केस में। उनको फिक्स्ड मंथली ऑनरेरियम भी दिया जा रहा है स्टेट फंड्स में से। उन्होंने प्रोसिक्यूटर अथॉरिटी एक्सरसाइज भी कर रही है, बिहाफ पे स्टेट के आर्ग्यू भी कर रही है। इलेक्शन कमीशन उनकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर देता है क्योंकि पार्लियामेंट एग्जेम्पशन एक्सिस्ट नहीं करता। अगर पार्लियामेंट्री एग्जेम्पशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इसी कारण से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या प्रिया शर्मा एक्चुअल में एमपी रह सकती है? क्या आंसर इज नो। तो पहला, प्रिया शर्मा रिसीव्स नो रेम्यूनरेशन। क्या कोई भी रेम्यूनरेशन रिसीव नहीं करती? तो आंसर इज नो, वो तो रेम्यूनरेशन रिसीव करती है, ऑनरेरियम 2 लाख रुपए का। बी, प्रिया शर्मा रोल्स लैक परमानेंस। अब परमानेंस है या नहीं इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर ऑनरेरियम रिसीव कर रहे हैं तो फिर आपको एग्जाम, अगर आपको पार्लियामेंट एग्जाम नहीं कर रहा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट। Priya Sharma's fixed honorarium and state authority disqualify under Article 102 Clause 1 Sub Clause A with no exemption leading to seat vacancy, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डी वापस से इनकरेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 84, व्हाट प्रायर कोर्ट एक्शन मिरर्ड द 2025 रिजेक्शन ऑफ पलांदेस प्री अगेंस्ट निगम। अब पैसेज में क्लियरली दिया गया था पलांदे का जो 2024 वाला जजमेंट था वो मिरर कर रहा था, इसी कारण से
2024 वाला देखना है तो 2023 और 2025 वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ए और डी बच्चे, ए क्या बोल रहा है, क्या सीआरपीसी अमेंडमेंट के बारे में पैसेज में डिस्कशन किया गया है क्या? तो आंसर इज नो। बसता ऑप्शन डी कि 2024 में जो पलांदे का चैलेंज डिसमिस किया गया था निकम के एसपीसी रीस्टेटमेंट में पोस्ट लोकसभा बिड, इसी कारण से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं। और